हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया हैं आप लोग। सभी को बहुत सारा नमस्कार, ढेरों नमस्कार। भारत की राज्य व्यवस्था और संविधान के जो विभिन्न आयाम है उस पर हमारी चर्चा जारी है। आज हम लोग एक बार फिर संसदीय प्रक्रियाओं पर चर्चा करना चाहते हैं। मैंने कल से ही दोस्तों कह दिया था कि संसदीय प्रक्रिया काफ़ी लंबा टॉपिक चलेगा, इसलिए हाँ, आप चिंता ना करिए। आरएस की तैयारी के अनुसार ही हम लोग बात कर रहे हैं। अनुसूचियों के बारे में एक मित्र लिख रहे हैं, अनुसूचियों पर भी हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। आप सभी को नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग टू द पॉइंट आज बात करें संसदीय प्रक्रिया के बारे में। नमस्कार, प्रणाम सभी को, राम राम, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। संसदीय प्रक्रिया संसदीय प्रक्रिया, कल से हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। संसदीय प्रक्रिया में लगभग 3 से 4 घंटे का वक्त लग सकता है। आज हम लोग संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत जिन जिन विषयों को स्पर्श करना चाहते हैं, जिन जिन इस विषयों को हम लोग स्पर्श करना चाह रहे हैं, पहले से मैं आपको बता देता हूं। आज हम लोग बात करना चाहते हैं दोस्तों, संसद का एक सचिवालय होता है, उस सचिवालय पर हम लोग बातचीत करना चाहते हैं। भारत का संविधान उस सचिवालय के बारे में क्या प्रावधान करता है, उस पर हम लोग बातचीत करना चाहते हैं। इसके बाद में हम लोग संसद के विभिन्न सत्रों के बारे में बात करना चाहते हैं। संसद के सत्र पर बात करेंगे तो ऐसी स्थिति में हम लोग कोरम पर हम लोग चूंकि कल चर्चा कर ही चुके हैं, तो संसद के सत्र के बाद में हम लोग बात करना चाहेंगे संसद की जो प्रक्रियाओं के अंतर्गत प्रश्नकाल किस तरह से होता है, शून्यकाल किस तरह से होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और अगर वक्त मिला तो जो विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो संसदीय प्रक्रिया, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सचिवालय जैसी संस्था के बारे में भी संविधान के में कुछ लिखा हुआ है। ये सुनकर भी हमारे दोस्तों को बहुत सारा अजीब लगता होगा, बहुत सारा आश्चर्य होता होगा। जी दोस्तों, संसद का सचिवालय, इस बात का उल्लेख है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। एक सचिवालय होता है जिसे हम लोग राज्य सचिवालय कहते हैं, केंद्रीय सचिवालय कहते हैं, मंत्रिमंडल का सचिवालय कह सकते हैं। सुरेंद्र सिंह जी नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। लेकिन हम लोग उस सचिवालय की बात नहीं कर रहे हैं जो राज्य सचिवालय होता है या केंद्रीय सचिवालय होता है। हम बात करना चाहते हैं संसद के सचिवालय के बारे में। और दोस्तों, संसद के सचिवालय का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 98 में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 98 है, वो स्पष्ट शब्दों में बात करता है कि संसद के जो दोनों हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के प्रत्येक सदन का अपना एक सचिवालय होगा। इस बात का उल्लेख करता है आर्टिकल 98। पहली बात तो आपको दोस्तों ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, आर्टिकल 98 में ये भी लिखा हुआ है कि ये जो सचिवालय है उसमें जो कर्मचारी है, वो कर्मचारी कौन लोग होंगे, उनकी नियुक्ति किस तरह से की जाएगी, कर्मचारियों की नियुक्ति या यूं कह दीजिए उनकी जो भर्ती है, जो उनका रिक्रूटमेंट है, उनके भर्ती के संदर्भ में और उनके नियुक्त होने के बाद में उनकी सेवा शर्तों के संदर्भ में कानून बनाने का जो अधिकार है, आर्टिकल 98 के तहत संसद को दिया गया, ऐसा आर्टिकल 98 में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 98 में न केवल ये लिखा हुआ है कि संसद के प्रत्येक सदन का, सभी को नमस्कार दोस्तों, अब टॉपिक पर आ जाइए। अब टू द पॉइंट बात करना चाहते हैं। 30 मिनट की ये जो कसी हुई क्लास है, हम लोग ये चाहते हैं कि उसका अधिक से अधिक फायदा आप लोगों को मिले। तो सीधा मैं आज टॉपिक पर आ गया हूँ। रवि कुमार जी उत्तराखंड से हैं, बहुत अच्छा लगता है। हिंदुस्तान के अलग अलग भागों से आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारी बातों को तवज्जो देते हैं, आप हमें मोटिवेट करते हैं। आर्टिकल 98 संसद के दोनों सदनों के सचिवालय की बात करता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें साफ लिखा हुआ है संसद इन सचिवालय के जो कर्मचारी है उनकी भर्ती और उनकी सेवा शर्तों के संदर्भ में जो नियम है, उस नियम को बनाने का जो अधिकार है वो संसद को दे रखा है आर्टिकल 98 के तहत। दोस्तों, साथ में ये भी लिखा हुआ है कि संसद जब तक कानून इस संदर्भ में नहीं बना लेती है, संसद जब तक इस संदर्भ में नियम नहीं बना लेते, तब तक ये सारे नियम राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाएंगे, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के साथ विचार विमर्श करके। ऐसा आर्टिकल 98 में लिखा हुआ है। दोस्तों, ये तो भारत के संविधान की बात हो गई, इससे काम चलेगा नहीं। बहुत ढंग से अपने को पता होना चाहिए इन सचिवालयों के बारे में। एक सचिवालय लोकसभा का सचिवालय होता है और एक सचिवालय राज्यसभा का सचिवालय होता है। अक्सर हम लोग इनकी उपेक्षा कर लेते हैं, जबकि सवाल बहुत बढ़िया सा बनता है। एक सचिवालय लोकसभा का है, दूसरा सचिवालय राज्यसभा का है।
और इन दोनों सचिवालय में एक प्रशासनिक अधिकारी कार्यरत होता है जिसे हम लोग महासचिव कहते हैं, सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। ये महासचिव कौन होता है, इसके बारे में अपने को जानना है। लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय, ये जो दोनों सचिवालय हैं, इन दोनों सचिवालयों का जो प्रशासनिक प्रमुख है, उस प्रशासनिक प्रमुख को कहा जाता है महासचिव। दोनों सचिवालयों के महासचिव अलग अलग व्यक्ति होते हैं। लोकसभा सचिवालय के महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और राज्यसभा का जो सचिवालय है उसके महासचिव की नियुक्ति सभापति के द्वारा की जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। एक तो बात है ये। दूसरी बात, कौन बन सकते हैं महासचिव? तो दोस्तों, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को महासचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जहां से बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, इन दोनों के जो दो अलग अलग महासचिव है, इन दोनों का दर्जा भारत सरकार के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी यानी कैबिनेट सचिव के समकक्ष होता है। मुझे लगता है यह बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है। एक तो आप इसको ध्यान रखिएगा, लोकसभा सचिवालय के महासचिव, राज्यसभा सचिवालय के महासचिव, इन दोनों का दर्जा भारत सरकार के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी यानी कैबिनेट सचिव के समकक्ष होता है। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और आपको ये बात ये भी ध्यान रखनी है, पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। एक्चुअली में 1952 में ही हमने सचिवालय स्थापित किए हैं। 1952 से ही हमने सचिवालय में महासचिवों की नियुक्ति करना प्रारंभ किया। पहले इनका दर्जा भारत सरकार के किसी भी विभाग का जो सचिव होता है, किसी भी विभाग का जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, आप लोग दोस्तों जानते हैं वो सचिव होता है। ये जो दोनों महासचिव है, पहले इन दोनों महासचिवों का दर्जा भारत सरकार के किसी भी विभाग के सचिव के समकक्ष था। लेकिन 1990 से इन महासचिवों का दर्जा कैबिनेट सचिव के बराबर कर दिया है। और मैंने पहले से स्पष्ट कर दिया, कैबिनेट सचिव भारत सरकार का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। यानी जैसा कैबिनेट सचिव को तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलती है, उनकी जैसी जो सेवा शर्तें होती है, उनका जैसा स्टेटस होता है, वैसा का वैसा स्टेटस इन दोनों महासचिवों का भी होता है। इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे, हाँ हल्ला बोल जी एकदम सही कह रहे हैं, स्नेहलता जी श्रीवास्तव वर्तमान समय में लोकसभा सचिवालय की महासचिव है। और साथ ही साथ आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, स्नेहलता जी श्रीवास्तव मध्य प्रदेश कैडर की आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड हो गई आईएएस ऑफिसर है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि लोकसभा में किसी महिला को महासचिव बनाया गया है। लोकसभा सचिवालय में पहली महिला महासचिव बनी है। एकदम आप सही कह रहे हैं स्नेहलता जी श्रीवास्तव, आप इसको ध्यान रखिएगा। राज्यसभा सचिवालय में तो महिला महासचिव बन चुकी है वीएस रमा देवी। शायद आप लोगों को याद होगा, भारत का जो चुनाव आयोग रहा है, भारत का जो चुनाव आयोग है, मुख्य चुनाव आयुक्त जिसमें होता है, वीएस रमा देवी मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी रह चुकी है। साथ ही साथ राज्यसभा सचिवालय में महासचिव के रूप में भी काम कर चुकी है। तो दोनों सचिवालय में एक एक महिला महासचिव बनने का अवसर हुआ है। और अभी जो स्नेहलता जी श्रीवास्तव है वो लोकसभा सचिवालय की महासचिव है। अब आप मुझसे प्रश्न पूछोगे, ये महासचिव करते क्या है? देखिए दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा जो भी कार्य करती है, लोकसभा में जिस प्रकार के बिल लाए जाते हैं, जिस प्रकार के प्रस्ताव लाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार के प्रस्ताव और बिल राज्यसभा में भी लाए जाते हैं। तो इस संदर्भ में सारा जो प्रशासनिक कार्य करने का जो काम है वो सारा इन सचिवालयों के माध्यम से किया जाता है। और इन सचिवालयों में महासचिव प्रशासनिक प्रमुख के रूप में काम करते हैं। और दोस्तों, शायद आप लोगों को ये भी संसदीय प्रक्रिया रवि कुमार जी हमने ब्रिटेन से लिए, जब सारा अधिकांश हमारा संविधान का जो सिस्टम है हमने ब्रिटेन से लिया, तो ऑब्वियसली हम लोगों ने वहीं से लिए। संजय कुमार जी पूछ रहे हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या? मैंने कहा ना, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होते हैं, ये आईएएस अधिकारी होते हैं। इन्हीं लोगों को बनाया जाता है महासचिव। तो थोड़ा सा ध्यान रखें दोस्तों। हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव देखा था। आप लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग करवाता है। चुनाव आयोग भले ही चुनाव करवाता हो, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाती है। और लोकसभा और राज्यसभा के ये जो महासचिव है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
के चुनाव में बारी बारी से पीठासीन अधिकारी बनते हैं, इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ऐसे कई बार प्रश्न बन जाते हैं, तो अक्सर सचिवालय को इग्नोर किया जाता है। सबसे पहली बात आपको इस बात को ध्यान रखना है, आर्टिकल 98 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 98 सचिवालय का उल्लेख करता है, इसको ध्यान रखिएगा। और उसका जो महासचिव है उसका कैबिनेट सचिव के बराबर दर्जा होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 1990 से पहले इसका दर्जा भारत सरकार के किसी भी विभाग, वेंकट कुमार जी ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, महासचिव का कार्यकाल कितना होता है, अभी मैं बताता हूं, पहले मैं अपनी बात को कंप्लीट कर देता हूं। भारत सरकार के किसी भी विभाग के सचिव के बराबर इनका दर्जा होता था, लेकिन 1990 से हमने इनका दर्जा भारत के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी यानी कैबिनेट सचिव के बराबर इनका दर्जा कर दिया है। अब इन्होंने एक प्रश्न पूछा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, कि इनका कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में या पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर है उसमें कहीं पर भी इनका कार्यकाल का उल्लेख नहीं कर रखा है। जब लोकसभा अध्यक्ष इन महासचिव को नियुक्त करते हैं या राज्यसभा के सभापति जब इन महासचिव को नियुक्त करते हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इनको नियुक्त किया जाता है। इस वजह से उस जो कॉन्ट्रैक्ट जो किया गया, जो उनकी जो नियुक्ति का जो पत्र है, उसी में उनके कार्यकाल का उल्लेख होता है। फिक्स नहीं है कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 11 साल। एक महासचिव तो 12-12 साल तक काम किए हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें कार्यकाल फिक्स का कोई प्रावधान नहीं है। अब देखिए, संजीव जी रघुनाथपुरा से हैं, मैं आपके मैसेज को देख पा रहा हूँ। कार्यकाल मैंने संजना जी इसको स्पष्ट कर दिया, इनका कार्यकाल फिक्स नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट, जो नियुक्ति पत्र जो उनको दिया गया लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के द्वारा, उसी में इनका उल्लेख कर रखा है। भानु प्रताप सिंह जी पूछते हैं कि इनको हटाया कैसे जाता है। इनको जिस कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा नियुक्त किया गया उसी कॉन्ट्रैक्ट से इनको हटाया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये नियुक्ति पत्र में ही ये सब चीज़ें उल्लेखित होती है। हाँ, राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा जी वर्तमान समय में, एकदम बात आप सही कह रहे हैं। त्याग पत्र ऑब्वियसली जिन्होंने आपको नियुक्त किया है उन्हीं को आप त्याग पत्र देंगे। ये पूछ रहे हैं कि महासचिव अपना त्याग पत्र किसको देते हैं। महासचिव ऑब्वियसली लोकसभा का है तो लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे, और राज्यसभा का है तो राज्यसभा के सभापति को देंगे। एक बात जो आज हमने की, जिसको अक्सर हम लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, वो है सचिवालय। अब इसके बाद में संसदीय प्रक्रियाओं के अंतर्गत आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं दूसरे टॉपिक के रूप में संसदीय सत्र यानी पार्लियामेंट्री सेशन। सत्र कहिएगा, सेशन कहिएगा, एक ही बात है। अधिवेशन कहिएगा, एक ही बात है। बैठक कहिएगा, वही मतलब है। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 आर्टिकल 85, अनुच्छेद 85 ऐसा कहता है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करते हैं, राष्ट्रपति संसद के सत्रों को बुलाते हैं, ऐसा आर्टिकल 85 में लिखा हुआ है। और यही वो आर्टिकल 85 है जो ये भी कहता है कि एक वर्ष में 2 सत्र होने अनिवार्य है। क्योंकि इसमें ऐसा लिखा हुआ है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, आर्टिकल 85 में ऐसा लिखा हुआ है, 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। इसका मतलब यही है कि एक वर्ष में 2 सत्र होंगे ही होंगे, ये हमारा निष्कर्ष है। क्योंकि 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। जो दोस्त लोग आरएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, हाँ एकदम सही कह रहे हैं अंतिम जी, राष्ट्रपति संसद का सत्र। अच्छा, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आई एम वेरी सॉरी, मैं थोड़ा धीमे कर देता हूं अपनी गति को। जो लोग आरएस और आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर वो लोग प्रैक्टिस इस बात की करें कि कथन और कारण में दोस्तों बहुत अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। कथन इस तरह से लिखा हुआ आएगा, अनुच्छेद 85 के तहत एक वर्ष में संसद के 2 सत्र होने अनिवार्य है। ये एसर्शन आ सकता है, कथन आ सकता है। कारण इस तरह से आ सकता है, 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। विकल्प आएंगे, कथन सही, कारण सही, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। कथन सही, कारण सही, व्याख्या नहीं करते हैं। कथन गलत, कारण सही, कथन सही, कारण गलत, इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। तो दोस्तों आप याद रखें, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 साफ साफ शब्दों में कहता है कि 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। इसका मतलब भी यही है कि एक वर्ष में 2 सत्र होंगे ही होंगे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा, एक प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये जो संसद के जो सत्र है
जो संसद के जो सत्र है इनको कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है? क्या वो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर बुलाते हैं? देखिए, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, तो ऐसी स्थिति में शर्तिया तौर पर मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति संसद के सत्र बुलाएंगे। लेकिन एक ऐसी मंत्रिपरिषद जो लोकसभा में बहुमत खो चुकी है, एक ऐसी मंत्रिपरिषद जो लोकसभा का सामना करने से बचना चाहती है, एक ऐसी मंत्रिपरिषद जो लोकसभा में बहुमत खो सकती है, वो अगर राष्ट्रपति जी को परामर्श दे ही नहीं संसद के सत्र बुलाने के लिए, तो राष्ट्रपति फिर संसद के सत्र बुलाकर प्रधानमंत्री जी को लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति स्वविवेक से कार्य कर सकते हैं। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद के सत्र बुलाने का कार्य करते हैं। और दोस्तों, आपको यह भी ध्यान रखना, उन सत्रों को समाप्त करना जिसे हम लोग सत्र अवसान कहते हैं, सत्र अवसान करना भी राष्ट्रपति का कार्य है आर्टिकल 85 के तहत। अर्थात सत्र की समाप्ति की घोषणा करना यह भी राष्ट्रपति जी करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं एक वर्ष में संसद के सामान्यतया 3 सत्र होते हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि आज कम से कम हम लोग इस बात को क्लियर कर दें कि एक वर्ष में सामान्यतया जो 3 सत्र होते हैं, जिसके नाम भी फिक्स कर रखे हैं हमने, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। दोस्तों, आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? देखिए, ये जो सत्रों के जो नाम मैंने बोले, ये कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए नहीं है। ये हमारी संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं में उल्लेखित है। और आप लोग जानते हैं, हम लोग संसदीय प्रक्रिया ही पढ़ रहे हैं। तो संसद की जो प्रक्रिया है, जो उसके जो रूलिंग बना रखी है, जो रूल्स बना रखे हैं, वो ये कहते हैं कि संसद के 3 सत्र होते हैं सामान्यतः एक वर्ष में। पहला जो सत्र है उसका नाम है बजट सत्र। और दोस्तों, ये जो बजट सत्र है, सबसे बढ़िया प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। पहली बात, इसका नाम बजट सत्र इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोग अपना बजट रखते हैं, एक बात। दूसरी बात, ये बजट सत्र वर्ष का पहला सत्र है और भारतीय संविधान का आर्टिकल 87, बहुत ध्यान से सुनिए आप, भारतीय संविधान का आर्टिकल 87 साफ शब्दों में कहता है राष्ट्रपति संसद के वर्ष के पहले सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे। तो चूंकि बजट सत्र हमारा वर्ष का पहला सत्र है, इसलिए राष्ट्रपति इसे अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं। एक बात आपको यह भी याद रखनी है, बजट सत्र अक्सर फरवरी महीने में प्रारंभ होता है और मई महीने तक चलता रहता है। फरवरी में स्टार्ट होता है, फरवरी से लगाकर मई तक चलता रहता है। आप मुझसे कहेंगे क्या ये सब फिक्स है क्या? जी नहीं, ये फिक्स नहीं है, ये सब संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं में उल्लेखित है। फरवरी में स्टार्ट किया जाता है, मई तक चलता है। आप लोग जानते हैं वर्ष 2018 में बजट सत्र हम लोगों ने जनवरी में स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। अक्सर फरवरी में स्टार्ट होता है, मई तक चलता है। और याद रखिएगा, अवधि के हिसाब से ये सबसे बड़ा सत्र है बजट सत्र, इसको भी ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों, आपको एक बात और याद रखनी है बजट सत्र के बारे में, और वो बात यह है कि बजट सत्र 2 चरणों में होता है। बजट सत्र 2 चरणों में होता है। कैसे होता है समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, बजट सत्र 5 फरवरी को स्टार्ट हुआ दोस्तों, और 15 फरवरी को स्टार्ट मान लेते हैं हम लोग। बजट सत्र 15 फरवरी को स्टार्ट हुआ और आप लोग जानते हैं अब तक 2017 तक हम लोग बजट फरवरी महीने के अंतिम कार्य दिवस को रखते रहे। समझ लीजिए हमने 27 फरवरी को बजट रखा। बजट पर 15-20 दिन तक चर्चा होती है। उसके बाद में संसद का जो सत्र चल रहा है वो 20 से 25 दिन के लिए स्थगित हो जाता है। 15 से 20 दिन के लिए ये जो स्थगित होता है, इसी को हम लोग कहते हैं बजट सत्र का 2 चरणों में होना। यस, 2 चरणों में होना। एकमात्र ऐसा सत्र है जो हमेशा 2 चरणों में होता है। जिस तरह से सैंडविच आपने खाया होगा, मानसून बहुत अच्छा सा आ रखा है, बरसात का मौसम है, तो आपने जरूर सैंडविच देखा होगा। तो सैंडविच की जो स्थिति है, वैसी की वैसी स्थिति हमारे बजट सत्र की है। ये हमेशा 2 चरणों में होगा। 15-20 दिन का गैप आता है और इस गैप के बाद में बजट सत्र फिर वापस प्रारंभ होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखें आप। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया प्रश्न बनते हैं बजट सत्र के बारे में। 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है। इस साल का पहला सत्र है, एक। दूसरी बात,
राष्ट्रपति इसे अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं। तीसरी बात, चूंकि इसमें बजट रखा जाता है, इस वजह से इसको बजट सत्र कहा जाता है। और चौथी बात आपको याद रखनी है, अवधि के हिसाब से ये सबसे बड़ा सत्र होता है। और पांचवी बात आपको याद रखनी है, ये एकमात्र ऐसा सत्र है जो 2 चरणों में होता है। इस बात को भी ध्यान रखिए, 2 चरणों का होने का मतलब है कि 15-20 दिन तक पहले बजट पर चर्चा की जाती है, फिर 20-25 दिन के लिए बीच में सदन स्थगित हो जाता है। 15-20 दिन के बाद में ये वापस संसद का सत्र स्टार्ट होता है, वापस प्रारंभ होता है। ये जो बीच में जो गैप आता है, उसी गैप की वजह से हम लोग ऐसा कहते हैं कि संसद का जो बजट सत्र है वो 2 चरणों में होता है। मुझे मालूम है दोस्तों, मुझे मालूम है आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे ये गैप क्यों होता है। उस पर बात करेंगे जब हम लोग संसदीय समितियों पर चर्चा करेंगे, उस समय बात करेंगे जब हम लोग विभागीय समितियों पर विचार करेंगे, तो ये उस समय आपको बताया जाएगा कि ये जो बजट सत्र है वो 2 चरणों में क्यों होता है। पहला सत्र बजट सत्र, इसके बाद में मॉनसून सत्र। मॉनसून सत्र दोस्तों, इसको हम लोग ग्रीष्मकालीन सत्र भी कहते हैं। मॉनसून सत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो समय है जब हमारे देश में मॉनसून आता है। ये सत्र अक्सर जुलाई में प्रारंभ होता है और अगस्त तक चलता है, अक्सर यानी प्राय, कभी कभी 2-4 सितंबर तक भी चला जाता है। इस बार भी शायद 18 जुलाई से हमारे संसद का जो मॉनसून सत्र है वो प्रारंभ होने वाला है। तो इसमें ये बात याद रखने वाली है और कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं है। इसके बाद में संसद का जो अंतिम सत्र होता है उसे हम लोग शीतकालीन सत्र कहते हैं, विंटर सेशन कहते हैं। अक्सर ये दिसंबर में प्रारंभ होता है और दिसंबर में ही समाप्त हो जाता है। कभी कभार इसे नवंबर के लास्ट वीक में भी बुलाया जा सकता है। विंटर सेशन नाम से स्पष्ट है, सर्दियां पड़ती है उस समय, इस वजह से इसका नाम शीतकालीन सत्र है। इसमें आपको जो बात याद रखनी है वो बात ये याद रखनी है कि ये अवधि के हिसाब से सबसे छोटा सत्र होता है, शीतकालीन सत्र। दोस्तों, ये संसद के 3 सत्र हैं, मोटे तौर पर ये प्राय 3 सत्र होते हैं और हमने इसको स्पष्ट कर दिया कि एक वर्ष में 2 सत्र होने अनिवार्य है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 85 जहां एक और ये कहता है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करेगा, आर्टिकल 85 ये भी कहता है कि 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। वहीं आर्टिकल 87 एक बात तो ये कहता है कि वर्ष के प्रथम सत्र को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे, और दूसरी बात ये कहता है कि जब भी लोकसभा के चुनाव हो, लोकसभा चुनाव के ठीक बाद के पहले सत्र को भी राष्ट्रपति जरूर संबोधित करता है। इस बात का उल्लेख 87 में, इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आज हम लोगों ने सचिवालय पे बात की, आज हम लोगों ने संसद के विभिन्न सत्रों के बारे में बात की। इसके बाद में अब संसद का तो सत्र हो गया, अब प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। यस, तो हम लोग बात कर लेते हैं। करंट से जोड़कर पढ़ाएं प्लीज, कृष्णा जी कह रहे हैं। करंट से जोड़ने का क्या तात्पर्य है? मैंने कहा मानसून सत्र 18 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या करंट नहीं है? मैंने बात की स्नेहलता जी श्रीवास्तव, लोकसभा की अभी वर्तमान समय में महासचिव है, क्या यह करंट नहीं है? साथ ही साथ में ये भी अपडेट करने की कोशिश की कि ये पहली महिला है जिन्हें लोकसभा का महासचिव बनने का अवसर मिला। ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ। यही तो करंट है कृष्णा जी, इसके अलावा और क्या करंट हो सकता है? जरा देखें आप, संसद के सत्र के बाद में हम लोग बात करते हैं प्रश्नकाल के बारे में, क्वेश्चन आवर। देखिए दोस्तों, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है, संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार काम करती है, जो भी काम करती है सरकार जनता का पैसा खर्च करती है। वो जो भी पैसा खर्च करती है वो संसद के बिहाफ पर खर्च करती है। संसद का काम है कानूनों का निर्माण करना, सरकार का काम है उन कानूनों को लागू करना। संसद का काम है बजट को पारित करना, सरकार का काम है उस बजट को लागू करना। हमारी जो सरकार है वो सरकार एक ट्रस्टी की भांति काम करती है। हमारी जो सरकार है उसको हमने 5 वर्षों के लिए चुना है। वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे देश में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है, जहां पर जनता पहले कुछ प्रतिनिधियों को चुनती है और वे प्रतिनिधि फिर सरकार का रूप बन जाते हैं। तो हमारी जो सरकार है जनता के बिहाफ पर
5 वर्षों के लिए शासन करती है। ये जो सरकार है वो सही ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है, सरकार जो पैसा खर्च कर रही है वो सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको देखने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑब्वियसली उसको देखने की जिम्मेदारी हमारी संसद की है। संसद सरकार पर नकेल कसने के लिए, संसद सरकार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बहुत सारे साधनों का, बहुत सारे टूल्स का उपयोग करती है। उनमें से एक टूल जिस पर आज हम लोग बात करना चाहते हैं, दैट इज प्रश्नकाल। अंग्रेजी में कहते हैं क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर दोस्तों, ये सिस्टम इंग्लैंड में भी है। अभी एक दोस्त पूछ रहे थे कि ये पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर है हमने वो कहाँ से लिया है? ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर हमने इंग्लैंड से लिया भाई। तो ये जो प्रश्नकाल है वो बहुत महत्वपूर्ण एक गतिविधि होती है संसदीय शासन व्यवस्था में, क्योंकि ये वो टाइम है जिसके द्वारा संसद सरकार से पूछ सकती है आपने फला काम क्यों किया या फिर फला काम क्यों नहीं किया, आपने फला निर्णय क्यों लिया या फिर फला निर्णय आपने क्यों नहीं लिया, आपने फला जगह पर पैसे खर्च कैसे कर दिए, वहां पर कैसे घपला हो गया। ये सब कुछ इस प्रश्नकाल में पूछे जा सकते हैं। प्रश्नकाल एक ऐसा अवसर है जहां पर जनता संसद के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण स्थापित करती है। आज हम लोग उसी प्रश्नकाल पर चर्चा करना चाहते हैं। दोस्तों, पहला सवाल यह है कि प्रश्नकाल है क्या, और दूसरा सवाल यह है कि क्या प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर का उल्लेख भारत के संविधान में? दोस्तों, संसद की बैठक हमारे देश में रोजाना सुबह 11 बजे होती है। सुबह 11 बजे, सुबह 11 बजे से लगाकर 12 बजे तक, 11 से 12 बजे के बीच में सांसदों के द्वारा मंत्रियों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के पूछने की जो अवधि है उसी को हम लोग प्रश्नकाल कहते हैं। वापस सुनिएगा, प्रश्नकाल संसद की बैठक का जो पहला घंटा है, मैंने कहा संसद की बैठक 11 बजे प्रारंभ होती है। संसद की बैठक का जो पहला घंटा है 11 से लगाकर 12 बजे, वो जो पहला घंटा है उसी को हम लोग प्रश्नकाल कहते हैं। इस प्रश्नकाल में सांसद मंत्रियों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। आप मुझसे एक प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं कि क्या प्रश्नकाल में केवल मंत्रियों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं? तो दोस्तों, एकदम मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, प्रश्नकाल जैसी कोई शब्दावली संविधान में उल्लेखित नहीं है। ये संसदीय नियमों और प्रक्रिया में उल्लेखित है। एक, प्रश्नकाल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम लोग 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बात मैं कहना चाह रहा हूं। प्रश्नकाल में 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न कहलाते हैं तारांकित प्रश्न, अंग्रेजी में कहते हैं स्टार्ड क्वेश्चंस। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई बार विद्यार्थी इसको लेकर बहुत कंफ्यूज होता है। स्टार्ड, अंग्रेजी में कहते हैं स्टार्ड, तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिन पर तारा अंकित होता है, तारा यानी स्टार बना हुआ होता है। अब जो विद्यार्थी, जो दोस्त लोग पहली बार पॉलिटी आज पढ़ रहे हैं, पहली बार पॉलिटी को आज समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मुझे लगता है थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, ये तारांकित क्या होता है। दोस्तों, कोई भी सांसद मंत्री से जब प्रश्न पूछता है तो वो कैसा प्रश्न पूछना चाहता है, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोकसभा के सदस्य हैं, इफ यू आर ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, अगर आप लोकसभा के सदस्य हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लोकसभा के सचिवालय को, लोकसभा के महासचिव को, लोकसभा के अध्यक्ष को आप इस बात की सूचना देते हैं, इस बात की खबर देते हैं कि मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। उसका एक प्रारूप बना हुआ होता है। आप प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं वो प्रश्न आपको लिखकर देना होता है। प्रश्न आप किस मंत्री से पूछना चाहते हैं वो भी आपको लिखकर देना होता है। आपका खुद का नाम लिखकर देना होता है। आप कौन से निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है आपको उसका भी उल्लेख करना होता है। और साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि आपका प्रश्न को आप तारांकित रखना चाहते हैं या अतारांकित रखना चाहते हैं। क्या आप प्रश्न को डिटेल में चाहते हैं या प्रश्न का आप मौखिक जवाब चाहते हैं या फिर प्रश्न लिखित रूप में चाहते हैं, उसका जवाब लिखित रूप में चाहते हैं, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो जवाब है प्रश्न का, उसका जवाब मौखिक मिल जाए, तुरंत मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में ऐसे प्रश्न जिन पर तारा अंकित होता है, स्टार लगा हुआ होता है, एक पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, ये मौखिक प्रकार के प्रश्न होते हैं, मौखिक प्रकार के प्रश्न होते हैं और इनके जो उत्तर मंत्री देंगे वो मौखिक उत्तर दिए जाते हैं।
इस प्रकार के प्रश्नों को तारांकित प्रश्न कहा जाता है। आप जैसे, मैं एक सांसद हूं लोकसभा का और मेरा नाम पुकारा गया, मैंने जैसे ही खड़ा होकर अपना प्रश्न बोला तो मैंने जिस मंत्री से वो प्रश्न पूछा उससे संबंधित मंत्री मेरे प्रश्न का जवाब देंगे और वो जो जवाब देते हैं उस जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूं, सदन के कोई दूसरे सदस्य संतुष्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप उस पर अनुपूरक यानी उससे रिलेटेड आप अन्य प्रश्न पूछ सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, अनुपूरक प्रश्न इस पर पूछे जा सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को तारांकित प्रश्न कहा जाता है, स्टार्स क्वेश्चंस कहा जाता है। वापस सुनिए, तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न जिनके आप जवाब मौखिक चाहते हैं, ऐसे प्रश्न जिन पर तारा लगा हुआ होता है, और अगर मंत्री जी ने कोई जवाब दिया है और उस जवाब से अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, कोई सांसद संतुष्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उससे रिलेटेड उससे संबंधित आप और प्रश्न पूछ सकते हैं, उसको कहा जाता है अनुपूरक प्रश्न। एक तो बात है दोस्तों ये। दूसरी बात, आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि मैं एक सांसद हूं सामान्य सा और मैं किसी मंत्री से प्रश्न पूछना चाहता हूं, तो मुझे कितने दिनों पहले संबंधित हाउस को इस बात की सूचना देनी होती है। दोस्तों, अलग अलग दिनों में, अलग अलग समय में इसका अलग अलग सिस्टम रहा है। आज के दिन आपको कम से कम 15 दिन पहले आपको इस बात की सूचना संबंधित हाउस के अध्यक्ष को, सचिवालय को देनी होती है। इफ यू आर ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, देन आप लोकसभा के सचिवालय को कम से कम 15 दिन पहले इस बात की सूचना देंगे कि मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, मैं फला मंत्री से प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप अपना नाम बताएंगे, अपना निर्वाचन क्षेत्र भी बताएंगे। इस बात का भी उल्लेख हमारी संसदीय नियमों और प्रक्रिया में है। जब आप प्रश्न पूछ लेते हैं, जब आप सदन के सचिवालय को इंफॉर्मेशन दे देते हैं, तब जो हाउस है उस हाउस का अध्यक्ष एक दिन फिक्स करता है किस दिन आप प्रश्न पूछेंगे। तो कम से कम 15 दिन पहले आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अब बंटी जी पूछ रहे हैं अन्य कोई व्यक्ति और भी प्रश्न कर सकते, और प्रश्न नहीं कर सकते हैं। आप उस प्रश्न से संबंधित जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हैं। इसका मतलब है कि जो प्रश्न पूछा गया उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और वो भी तारांकित में पूछे जाते हैं। अतारांकित में तो पूछे भी नहीं जाते। आम नागरिक कैसे प्रश्न पूछेगा? आम नागरिक क्या सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है क्या? आम नागरिक केवल दर्शक दीर्घा में बैठा होता है और उसको बड़ा शांति से बैठना होता है। वो बीच में बोलना तो बहुत दूर की बात है, उसको बहुत ढंग से बैठना होता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ, आम नागरिक सांसदों के माध्यम से प्रश्न पूछवा सकते हैं। तो तारांकित प्रश्न पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। अच्छा, एक बात और आप ध्यान रखिएगा, अतारांकित प्रश्न पूछने से पहले, हाँ उसी समय अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। ओम प्रकाश जी सही कह रहे हैं। प्रश्न काल, अतारांकित प्रश्न बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं, प्रश्न काल रोजाना हो ये जरूरी नहीं है। होता 11 से 12 बजे के बीच में है, ये बात सही है। संसद की बैठक का पहला घंटा प्रश्न काल कहलाता है, ये भी बात सही है। और तारांकित प्रश्न में अधिकतम आप 20 प्रश्न पूछ सकते हैं। तारांकित प्रश्न में आप अधिकतम 20 प्रश्न पूछ सकते हैं, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। दोस्तों, प्रश्नकाल रोजाना हो ये जरूरी नहीं है। तो फिर प्रश्नकाल कब कब नहीं होता? प्रश्नकाल एक तो लोकसभा के चुनाव के ठीक बाद का जो पहला सत्र है उस दौरान प्रश्नकाल नहीं होगा। आप मुझसे पूछ सकते हैं क्यों? इसका कारण साफ है। आप प्रश्न किससे पूछोगे? आप प्रश्न मंत्रियों से पूछोगे तो मंत्री तो अभी बने हैं। लोकसभा के चुनाव के ठीक बाद के पहले सत्र में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रश्न सरकार से पूछने हैं और सरकार अभी बनी है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने जब कुछ किया ही नहीं, कुछ कार्य नहीं हुए, तो फिर प्रश्न कैसे पूछोगे? एक। दूसरी बात, बजट सत्र, जिस दिन बजट रखा जाता है उस दिन प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। राष्ट्रपति का जब अभिभाषण होता है उस दिन भी प्रश्नकाल नहीं होता है, और अक्सर शनिवार और रविवार को भी प्रश्नकाल आयोजित नहीं किया जाता। इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो तारांकित प्रश्न मेरे हिसाब से दोस्तों, सत्र में कितने दिन प्रश्नकाल हो सकता है मैंने क्लियर किया ना बंटी जी, मैंने सारी बातें क्लियर कर दी। शनिवार रविवार को नहीं होता है, जिस दिन बजट रखा जाता है उस दिन नहीं होता है, जिस दिन राष्ट्रपति जी का भाषण होता है उस दिन नहीं होता है। चंदन सिंह जी सिंगापुर से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू वेरी मच चंदन सिंह जी। आप इसी तरह से सुनते रहें, सिंगापुर हांगकांग तक हमारी बातों को लेकर जाइए। तारांकित प्रश्न के बाद में हम लोग बात करते हैं अतारांकित प्रश्नों के बारे में।
दोस्तों, अतारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जिसके ऊपर तारा अंकित नहीं होता है। पहली बात तो यही है, तारा अंकित नहीं होता है। एक दूसरी बात, ये लिखित प्रश्न होते हैं। आप अगर डिटेल में सरकार से जवाब चाहते हैं, विस्तार में जवाब चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने प्रश्नों को अतारांकित प्रश्नों की श्रेणी में डालते हैं। कनिका जी शर्मा पंजाब से, थैंक यू वेरी मच कनिका जी। नितिन जी पटेल BHU से, अरे क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। अतारांकित प्रश्न लिखित प्रकार के होते हैं, इनके जवाब लिखित दिए जाते हैं और इन पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस यानी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसका कारण है, उसका कारण है इसलिए नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि जवाब जब लिखित में है तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आप उससे संतुष्ट नहीं है। इस वजह से अतारांकित प्रश्नों में कभी भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। दोस्तों, मैंने अपनी बात को इस तरह से स्टार्ट किया कि प्रश्न काल में 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं, तो मुझे लगा मेरे बहुत सारे मित्रों को थोड़ी चिंता हुई होगी कि मैं शायद कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। प्रश्न काल में तो अक्सर हम लोग बात करते हैं कि 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। जी नहीं दोस्तों, प्रश्न काल में 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। तारांकित होता है, अतारांकित होता है। ये दोनों प्रकार के प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जिस पर कम से कम 15 दिन पहले आप जिस सदन के आप सदस्य हैं, उस सदन के अध्यक्ष को, उसके सचिवालय को आप इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसी भी बातें हो जाती है जब अपने को एकदम तुरंत हमको जवाब चाहिए, तो ऐसी स्थिति में तीसरे प्रकार के जो प्रश्न हैं वो कहलाते हैं अल्प सूचना वाले प्रश्न। अच्छा, एक बात और आप ध्यान रखें, अतारांकित प्रश्नों के अंतर्गत आप अधिकतम 230 प्रश्न पूछ सकते हैं। 230 अधिकतम 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लोकेश जी जयपुर से हैं, क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। आयुष जी मध्य प्रदेश से हैं, हाँ नाम मुझे याद नहीं रहा, हरियाणा से, बहुत अच्छा लग रहा है। देश के अलग अलग भागों से आप लोग सारी बातें सुन रहे हैं। महेश जी भी जयपुर से हैं, फरीदाबाद से हैं गौतम जी, क्या बात है। तो आप लोग आनंद ले रहे हैं इस क्लासेस का। शिवलाल जी प्रतापगढ़ से, महाराष्ट्र से है, ऑल हिंदी क्रिकेट टीम, क्या बात है। मुखर्जी नगर दिल्ली से भी है हमारे बीच में, बहुत अच्छा लगता है। फिरोजाबाद से, देश के विभिन्न भागों से आप लोगों को मजा आ रहा है, आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है। अगर मेरी बातें समझ में ना आ रही है तो भी दोस्तों खुलकर सुझाव दीजिएगा। आपके सुझावों का हमेशा हम लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि आपके ये जो सुझाव है हम लोगों को मोटिवेशन देते हैं, बहुत सारे सुधारों की गुंजाइश को बढ़ाते हैं। तो हमेशा इन सब बातों का स्वागत है। अल्प सूचना वाले प्रश्न, कई बार ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो तात्कालिक महत्व के होते हैं और आपको तुरंत पूछने होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये 10 दिन से कम अवधि वाले प्रश्न होते हैं। 10 दिन से कम अवधि वाले प्रश्न ये दोनों सदनों में पूछे जा सकते हैं और इनके जवाब मौखिक चाहते हैं तो मौखिक मिल सकते हैं। ये सब कुछ सदन के अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड करता है। अल्प सूचना वाले प्रश्न 10 दिन से कम अवधि वाले प्रश्न होते हैं। दोस्तों, मैंने बात की शुरुआत इस तरह से की कि प्रश्न काल में 4 प्रकार के प्रश्न हैं। 3 प्रकार के प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। चौथा प्रकार का कौन सा प्रश्न है, इसको लेकर मुझे लगता है कि आपके दिल में थोड़ी सी घबराहट होगी कि चौथा प्रकार का कौन सा प्रश्न और आ गया। जी दोस्तों, चौथा प्रकार का प्रश्न है, और वो प्रश्न कौन सा है जरा सुनिएगा। मैंने आपसे प्रश्नकाल का जब कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की, तब मैंने ये बात आपसे करने की कोशिश की थी कि संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार पर नकेल कसने के लिए संसद और हमारे सांसदों के द्वारा प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। सरकार क्या काम कर रही है, क्यों काम कर रही है, कोई निर्णय क्यों ले रही है, ये सब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रश्न पूछोगे तभी सरकार के ऊपर नियंत्रण रह पाएगा। ये तो बात मैंने जरूर कही थी दोस्तों, लेकिन अगर आप चाहें, अगर आप सांसद हैं, तो आप किसी प्राइवेट मेंबर यानी संसद का कोई सदस्य जो सरकार का पार्ट नहीं है, यानी वो मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं है, उनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उसकी भी प्रक्रिया वैसे की वैसी है। अगर कोई प्राइवेट सदस्य है जो मंत्री परिषद का भाग नहीं है, मंत्री नहीं है, उसने कोई ऐसा कोई काम किया है, किसी विशेष अधिकार का उल्लंघन किया है, संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया है, तो ऐसी स्थिति में आप उनसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ये होता है प्रश्नकाल। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। संसदीय प्रक्रियाओं के अंतर्गत आज हमने संसद के सत्र पढ़े, आज हमने प्रश्नकाल पढ़ा और आज संसद का हमने सचिवालय भी पढ़ा। चौथा और लास्ट टॉपिक जिसको हम लोग बात करना चाहते हैं संसद की प्रक्रियाओं के अंतर्गत, और वो है शून्यकाल यानी 0R। शून्यकाल अंग्रेजी में कहते हैं 0R। दोस्तों, प्रश्नकाल के ठीक बाद का वह काल जिसमें सांसद मंत्रियों से बिना किसी सूचना के
कोई भी प्रश्न पूछ लेते हैं उसी को कहा जाता है शून्यकाल यानी 0R। मैं वापस बोल रहा हूं, दीक्षित जी उत्तर प्रदेश कानपुर, बहुत बढ़िया, क्या बात है। जरा इसको देखिएगा, प्रश्नकाल के ठीक बाद का वह काल जिसमें कोई सांसद मंत्री से बिना किसी पूर्व सूचना के कोई भी प्रश्न पूछ लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं शून्यकाल यानी 0R। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, ये प्रश्नकाल के बाद की बात है। श्रवण जी बहुत अच्छा प्रश्न है, पंगु सत्र, उस पर हम लोग बात करेंगे। शून्यकाल पर अभी चर्चा चल रही है। दूसरी बात, शून्यकाल का उल्लेख संसदीय नियमों और प्रक्रिया में नहीं है। इस बात को बहुत ढंग से ध्यान रखिएगा। रायपुर छत्तीसगढ़, बहुत बढ़िया, क्या बात है। बाड़मेर से भी है, बिहार से है सौरभ जी, बहुत अच्छे। दूसरी बात जरा देखिए, शून्यकाल का उल्लेख संसदीय नियमों और प्रक्रिया में नहीं है। संसदीय नियमों और प्रक्रिया में है ही नहीं, शून्यकाल अपना आप ही स्टार्ट हो गया, बिना किसी नियमों में उल्लेख होने पर भी स्टार्ट हो गया। एक्चुअली में प्रश्नकाल जैसे ही खत्म होता है तो सांसद मंत्रियों से खड़े होकर जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ लेते हैं, मीडिया के लोगों ने इसे नाम दिया शून्यकाल। 0R शब्द एकदम सही कह रहे हैं, 0R जो शब्द है वो पूरी तरह से मीडिया द्वारा दिया गया शब्द है। संसदीय नियम व प्रक्रिया में इसका उल्लेख नहीं है। दोस्तों बहुत ढंग से इसको ध्यान रखना। आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे, अमन जी नेगी कह रहे हैं 1962। आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे शून्यकाल कब प्रारंभ हुआ, जैसा कि अमन जी कह रहे हैं कि 1962 से प्रारंभ हुआ। किसने कह दिया 1962 से प्रारंभ हुआ? हम लोग इसका अंदाज नहीं लगा सकते, पर्टिकुलर हम लोग नहीं कह सकते कि उस दिन से ये प्रारंभ हुआ। अमन जी थोड़ा सा मैं अपडेट करना चाहता हूँ, 1962 से प्रारंभ हुआ ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं। ऐसे हम लोग इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कहीं इसका नियमों में तो है नहीं, मीडिया ने नाम दे दिया। हाँ ये बात सही है कि 60 के दशक में स्टार्ट हुआ, पर पर्टिकुलर किसी ईयर का हम लोग नहीं कह सकते। मैंने तो एक किताब में ये भी देखा, कुलदीप जी मेरी मुस्कान के कायल है आप, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ एक जना कह रहे हैं 1953 में स्टार्ट हुआ। 1953 में जो कॉलिंग अटेंशन की बात कर रहे हैं, हम अभी बात शून्यकाल पर बात कर रहे हैं, 0R पर बात कर रहे हैं। शून्यकाल कब स्टार्ट हुआ इसके बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये मीडिया के द्वारा दिया गया शब्द है। मैंने तो ये किताब में यहाँ तक पढ़ा कि शून्यकाल की अवधि आधा घंटा होती है। चलो मैं एक बार मान भी लेता हूँ कि शून्यकाल की अवधि आधा घंटा होती है। दोस्तों ये लिखा हुआ कहाँ है? जब आप एक बार ये कहते हो कि संसदीय नियमों और प्रक्रिया में इसका उल्लेख नहीं है, तो फिर ये कहाँ से आपने ला दिया कि आधा घंटे इसकी अवधि होती है? हाँ ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इसकी अवधि ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संसद में केवल प्रश्न ही नहीं पूछे जाने चाहिए, संसद में और भी बहुत सारे। यस आप सही कह रहे हैं संजय जी, कोई फिक्स टाइम नहीं है, एकदम बात सही है। किशन जी वेस्ट बंगाल से, क्या बात है। इसका टाइम फिक्स हो भी नहीं सकता। हाँ हम ये कह सकते हैं कि इसका समय जो है कम होना चाहिए, आधा घंटा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसका कारण है क्योंकि संसद केवल प्रश्नों का पूछने का ही तो काम नहीं करती है, उसमें और भी बहुत सारी बातें होती है, प्रस्ताव लाए जाते हैं, विधेयक लाए जाते हैं। संसद का जो मुख्य कार्य है वो मुख्य कार्य ही कानून का निर्माण करना है। इसलिए ऐसी स्थिति में संसद की जो बाकी वाली जो प्रक्रिया है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसलिए शून्यकाल का समय थोड़ा कम होना चाहिए। लिखा हुआ नहीं है कि आधा घंटा ही होगा। वैसे दोस्तों आपको साथ एक बात मैं और शेयर करना चाहता हूं, मैंने खुद प्रैक्टिकली लोकसभा में जाकर देखा है। अब एक परंपरा विकसित कर दी गई है, हम यूँ कह देते हैं कि शून्यकाल में बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी मंत्री से आप कैसा भी प्रश्न पूछ लेते हैं। लेकिन अब एक परंपरा विकसित हो गई है और वो परंपरा ये है कि शून्यकाल में अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हो तो जिस हाउस में आप प्रश्न पूछना चाहते हो उस हाउस के आप सदस्य हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सदन में सुबह 10:30 बजे आप सदन के अध्यक्ष या सभापति जो भी है वहां पर उनका प्रश्न रख दीजिए। वो एक लॉटरी निकालते हैं, लॉटरी के द्वारा अगर आपका नंबर लग गया तो ऐसी स्थिति में शून्यकाल में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये सारी बातें। संसदीय प्रक्रिया पर हम लोग और डिटेल में बात करेंगे और उन सारे मुद्दों को टच करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आप अपना प्रेम, अपना स्नेह इसी तरह से बनाए रखें। कल फिर मिलते हैं संसद की प्रक्रिया के अंतर्गत तीसरे पार्ट को लेकर हम लोग कुछ और मुद्दों पर बात करने वाले हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को बहुत सारा नमस्कार, ढेरों नमस्कार। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, थैंक यू वेरी मच। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app
and never miss another update.